हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए हैं, उनको अच्छे तरीके से आप लोग उनके नोट्स बनाइएगा और उनका पीडीएफ्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन विद्याधन जो क्लासेस ऐप है हमारा, विद्याधन क्लासेस ऐप, उसमें फ्री सेक्शन में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसी बच्चे के प्रारंभिक जीवन में समाजीकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है? विद्यालय को, सहकर्मी समूह को या परिवार को या मीडिया को? आपको अच्छे से पता है, हम सबको अच्छे से पता है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें उसके परिवार के जन उसके साथ में होते हैं। परिवार के जन में उसके माता-पिता, उसके दादा-दादी, उसकी बुआ, उसकी मौसी, उसके नाना-नानी, चाचा-चाची, ताऊ, ये सभी उसके परिवार में होते हैं। तो इस स्तर पे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो कारक होगा उसका, प्राथमिक कारक होगा समाजीकरण का, वो हो जाएगा उसका क्या? परिवार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार हो जाएगा। ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। इसमें इसमें क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा ये। परिवार इसका राइट आंसर होगा। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, भारत भारत में सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को आमतौर पर किस प्रणाली के माध्यम से समझा जाता है? वर्ग, जाति, लिंग या धर्म? हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भारत में किस स्तर का समझा जाता है, किस प्रणाली के रूप में से समझा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, वर्ग, जाति, लिंग, धर्म। ये 4 ऑप्शन हैं। समझ के आपको आंसर करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम पहले भी करवा चुके हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये प्रश्न आ जाने चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा एक तरीके से वर्तमान समय में हम देखेंगे भारतीय परिस्थितियों में, हम जो है 4 प्रकार की जातियों में विभाजित किया गया है इसको, है ना? वर्ण व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की भारत में वर्ण व्यवस्था है। लेकिन अब सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन के कई टाइप हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जाए कि भारत में, तो हमारे पास इसका आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जाति। जातिगत तौर पे भारत में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस आयोग ने भारत में शिक्षा में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समान स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर आया? ऐसा कौन सा आयोग है? सबसे पहले बात की गई है राधाकृष्णन आयोग की, जो कि 1948 में आया था। राधाकृष्णन जो थे, वो उसके अध्यक्ष थे। कोठारी कमीशन 1964 में आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। इसके बाद वो जो है 1986 में आई, और वर्तमान समय में जो 92 के बाद जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उसी में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन किया गया था, वो 1992 के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद वर्तमान समय में जो शिक्षा नीति चल रही है वो 2020 एनईपी 2020 चल रही है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, मोदालियर कमीशन 1952। तो आपको बताना है कि कॉमन स्कूल जो सिस्टम है, वो किस आयोग के द्वारा लाया गया था? इसको किस आयोग ने इसको आगे बढ़ाया था? तो ये आपको बताना है। अगर आपने आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, निश्चित तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसको कवर कर लिया होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे राधाकृष्णन आयोग, कोठारी कमीशन या एनईपी 86 या मोदालियर कमीशन, ये किस के द्वारा दिया गया था कि सामान्य स्कूल प्रणाली अ, लाया गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका जो राइट आंसर होगा, जो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात जो की गई थी, कॉमन स्कूल सिस्टम की जो बात की गई थी, वो की गई थी किसके द्वारा? वो की गई थी कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन जब आया, तो उसने कॉमन स्कूल सिस्टम को
लागू करने के लिए आप देखोगे आगे इसको बढ़ाया गया। ठीक है? इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है, क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं कल्चरल नॉलेज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसको एक्कल्चरेशन कहेंगे या इनकल्चरेशन कहेंगे या सोशलाइज़ेशन कहेंगे या कल्चरल लैग कहेंगे। और संस्कृतिकरण, समाजीकरण या सांस्कृतिक अंतराल या सांस्कृतिक जिसे कल्चरल लैग कहते हैं, जिसमें अंतर आ जाता है संस्कृतियों में। तो हमें चारों के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और संस्कृतिकरण में क्या होता है कि हम अपनी संस्कृति को तो फ़ॉलो करते ही करते हैं, साथ ही साथ दूसरे की संस्कृति को भी फ़ॉलो कर लेते हैं। और संस्कृतिकरण में, कल्चराइज़ेशन में जो हमारी संस्कृति है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना? समाजीकरण सोशलाइज़ेशन में क्या होता है? सामाजिक रीति-रिवाज जो भी हमारे हैं, उनको हम फ़ॉलो करते हुए चले जाते हैं, उन्हीं को हम आगे देने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक अंतराल जिसे कल्चरल लैग कहते हैं, उसमें हमारी संस्कृति में एक तरीके से एक विरोधाभास आ जाता है, एक अंतर पैदा हो जाता है। हम यहाँ रहते हैं और मान के चलिए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या उसके बाद की पीढ़ी है, वो कहीं विदेश में सेटल हो जाए, तो हमारे जो है जो भी मूल्य हैं उनको भूल जाते हैं वो और अपने ही मूल्य जो उसकी संस्कृति की जिस संस्कृति में वो रह रहे हैं, वो उनको फ़ॉलो करने लग जाएँ, तो कल्चर लैग आ जाएगा ये, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका यहाँ पे समाजीकरण की बात की गई है, सोशलाइज़ेशन की बात की गई है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाया जा रहा है सांस्कृतिक ज्ञान को, सोशलाइज़ेशन। यहाँ पर अगर बात करें संस्कृतिकरण भी यहाँ पर कल्चराइज़ेशन भी हो सकता है। इनकल्चरेशन ये लिखा है ना संस्कृतिकरण, ये अलग मैटर हो जाता है। अगर यहाँ सिर्फ़ इतना होता कल्चराइज़ेशन या सोशलाइज़ेशन की बात यहाँ पर हो रही है एक तरीके से, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के सुप्त कार्य लेटेंट फंक्शन का एक उदाहरण है? ज्ञान और कौशल प्रदान करना, करियर के लिए तैयार करना, सामाजिक नेटवर्क और सहकर्मी संबंधों को सुविधाजनक बनाना या आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना कि सुप्त कार्य क्या क्या उदाहरण माना जाएगा शिक्षा में? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन का क्या उदाहरण होगा? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम क्या करते हैं? सामाजिक नेटवर्क और सहकर्मी संबंधों को सुविधाजनक बनाने का हम प्रयास करते हैं। क्लियर? आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वे सारे क्वेश्चन्स एक तरीके से सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तो आप उसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं संस्कृताइजेशन, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ कर रहा था, संस्कृताइजेशन शब्द उसी प्रकार को संदर्भित करता है जिसके द्वारा निचली जातियाँ उच्च जातियों के रीति-रिवाज़ों, अनुष्ठानों और जीवन शैली को अपनाती हैं। उच्च जातियाँ निचली जातियों के रीति-रिवाज़ों को अपनाती हैं। पश्चिम संस्कृति भारतीय समाज को प्रभावित करती है या शहरी क्षेत्रों का तेज़ी से विकास करना। ये पूछा जा रहा है आपसे कि संस्कृतिकरण का मीनिंग क्या है? संस्कृताइजेशन का मीनिंग क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। सारे सोशियोलॉजी के एजुकेशनल सोशियोलॉजी के कंसेप्ट हैं, अगर आपको अच्छे से समझ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे आप उसको क्लियर कर पाएँगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका निचली जातियाँ उच्च जातियों के रीति-रिवाज़ों, अनुष्ठानों, जीवन शैलियों को अपनाती हैं। जब क्या होता है कि जब जो निचली जातियाँ हैं, वो उच्च जातियों के नियमों को अपनाने लग जाएँ, जैसे कि अ, हम क हम जो है कैसे खाना खाते थे, पहले लोग जो है क्या करते थे, आराम से नीचे बैठ के खाना खाते थे, एक अच्छा तरीका था ये। लेकिन देखा कि शादियों में शादी-ब्याह में बुफ़े सिस्टम चल गया, तो जो सामान्य से भी थोड़े नीचे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तो वो उन्होंने भी अपने यहाँ पे बुफ़े सिस्टम रख दिया या अन्य पहनावा शुरू कर दिया या जीवन शैली में जो बदलाव लाना शुरू कर दिया कि वो हमारे साहब ये करते तो मैं भी यही अपने घर में ऐसी ही व्यवस्था करूँगा। तो ये सारी चीज़ें
कल्चराइजेशन में देखने को मिलती हैं या संस्कृताइजेशन में देखने को मिलती हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए रखता है? कहने का मतलब है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है, वो जो है किस आयु वर्ग के लिए रखा गया था? आयु वर्ग आपके सामने रखा गया 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। अब बात हो रही है प्रारंभिक शिक्षा की। यहाँ पर बात हो रही है एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, वो हमें ये ध्यान देना होगा उसका उसका जो है आयु वर्ग क्या होगा। वर्तमान समय में हम देखेंगे तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसका टाइप थोड़ा-सा परिवर्तित हो हुआ है। क्योंकि सार्वभौमिकरण की बात हो रही है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा अभी जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन स्कूल्स में अगर एडमिशन की किसी बच्चे को करवाना है, तो कम से कम उसकी उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए, 6 इयर्स होनी चाहिए। अगर इससे कम है, तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है ना? लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सार्वभौमिकरण की, तो 6 से 14 वर्ष तक का जो बालक होगा, वो क्या कर पाएगा अपना एडमिशन। अगर बात करते हैं अनिवार्य शिक्षा की, अनिवार्य शिक्षा में आपने देखा होगा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 1 से लेके 8 तक की जो शिक्षा है, वो निःशुल्क दी जाती है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है, ठीक है ना? लेकिन हमने अभी बात बोला था, वर्तमान समय में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति में आप देखेंगे 3 से 6 वर्ष को भी शामिल किया गया है। अब इसके लिए थोड़े से अलग तरीके के सुविधाएँ उत्पन्न की जाएँगी, परिस्थितियाँ लाई जाएँगी। 3 से 6 वर्ष में क्या पड़ेगा वो? इसमें पड़ेगा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, है ना? इसके बाद आप देखोगे, अब जो सबसे निचला स्तर होगा, उसमें 5 वर्षीय शिक्षा दी जाएगी उसको। नर्सरी नर्सरी दी जाएगी, प्लस उसका नर्सरी एलकेजी हो जाएगा, फिर उसका यूकेजी हो जाएगा, फिर उसका फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसका सेकंड। इस तरीके से उसकी 5 कक्षाओं को नर्सरी से लेके उसको जो है सेकंड क्लास तक की शिक्षा उसको प्रदान की जाएगी 5 वर्षीय शिक्षा में। अभी तक क्या था, जो अनिवार्य शिक्षा थी 1 से लेके 5 तक की थी। अब यहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इसमें ऐड कर लिया गया। क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान शिक्षा नीति है, वो किस तरीके के पैटर्न को फ़ॉलो कर रही है, 5+3+3 प्लस अब यहाँ पर 4। क्योंकि पहली 5 वर्षीय शिक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद आप देखेंगे 3 में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके बाद 6th, 7th और 8th, और जो 4 वर्षीय शिक्षा है 9th, 10th, 11th, 12th। इस तरीके की शिक्षा को वर्तमान जो नई शिक्षा नीति है 2020 वो फॉलो कर रही है। लेकिन इसके पहले की जो शिक्षा नीति थी, उसमें क्या था, 10+2 की बात की जा रही थी। पहली 10 वर्षीय शिक्षा और +2 जो आपका 12th हो जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में शिक्षा में छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम की अवधारणा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य, ये आपसे पूछा जा रहा है कि हिडन करिकुलम का मीनिंग क्या है? अनौपचारिक या अनधिकृत पाठ जो स्कूल में छात्र सीखते हैं। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले औपचारिक एकेडमिक विषयों को समझना, या पाठ्येतर गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या परीक्षाओं के लिए आधिकारिक पाठ्यक्रम। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना कि हिडन करिकुलम का क्या तात्पर्य होता है। क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, तो अपने उन समूह में भी शेयर करें जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं। चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, मीन्स अगर वो टीचिंग फील्ड में हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केबीएस भी हो सकता है, एनवीएस भी हो सकता है, और डी ट्रिपल एस भी हो सकता है, वहाँ भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही, पर अन्य जगहों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का, वो है आपका अनौपचारिक अनधिकृत पाठ जो छात्र स्कूल में सीखते हैं। इनफॉर्मल एंड अनधिकृत अनऑफिशियल लेसन्स स्टूडेंट लर्न इन द स्कूल, ये हिडन करिकुलम में माने जाते हैं। जैसे कि बच्चा पढ़ रहा था, और एक बच्चे ने मान के चलिए किसी बैग में से पेंसिल चोरी कर ली। अब पेंसिल चोरी उसने कर ली, अब उसको क्या करेंगे, उसको टीचर क्या करेगा, सबसे पहले पता करेगा कि भाई किसने पेंसिल चोरी करी है। पेंसिल चोरी करने के बाद पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे ने चोरी करी है, तो उसको समझाया जाएगा। उसको थोड़ा अगर ज़्यादा
परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो डाँट भी लगानी पड़ेगी। अब अन्य जो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगर मैं भी अगर ऐसा ही करता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो ये आपके हिडन करिकुलम में आ जाएगा। वो चीज़ें जो करिकुलम में नहीं हैं पर बच्चा सीखता है, वो चीज़ें जो समाज के लिए अच्छी हैं, उसके लिए अच्छी हैं। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात की जा रही है और भारतीय संविधान में ऐसा कौन-सा अनुच्छेद है जो 6 से 14 वर्ष तक के लिए मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 45 या 51 ए के? ये आपको बताना है। निश्चित तौर पे आपको एक प्रश्न याद होगा। कई बार ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आर्टिकल 21 ए जो है, वो क्या करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट हमें प्रदान करता है कि बच्चे को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा मुफ़्त प्रदान की जाएगी। अब आने वाले समय में प्री प्राइमरी एजुकेशन की भी बात की जा रही है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ नए-नए प्रावधान लाए जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी से क्या तात्पर्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तियों या समूहों का विभिन्न सामाजिक स्थितियों के बीच आवागमन, नए सामाजिक समूहों की स्थापना, सामाजिक मानदंडों का टूटना या नई सांस्कृतिक परिस्थितियों का या प्रथाओं का अपनाना। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपको समझ के इसका आंसर करना है। जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए और याद रखिएगा, अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है, तो ज़रूर आंसर करिए, नहीं आता है, तो और आंसर करिए। क्योंकि आप आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ़ आप उसको समझते जाएँगे, तो हो सकता है कि उस दिमाग से वो स्किप हो जाए। लेकिन अगर आपने एक बार आंसर किया और वो सही निकला, तब भी आपको याद रहेगा, गलत गलत निकला, तब तो और ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि उसका आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, मैंने इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया था, अब मुझे गलत नहीं करना है। ठीक है ना? याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका व्यक्तियों या समूहों का विभिन्न सामाजिक स्थितियों के बीच आवागमन। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बिटवीन डिफरेंट सोशल पोजीशंस। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? सभी के लिए उच्च शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए तकनीकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या प्रौढ़ साक्षरता, एडल्ट लिटरेसी। सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है कि किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा, सभी को आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम जो है प्रश्न को एक सॉल्व कर चुके हैं ऐसे ही इसी से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, जिसमें 6 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हम करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कम से कम वो इतनी शिक्षा प्राप्त अवश्य कर लें कि वो जो है अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें और देश में एक साक्षरता स्तर स्तर जो गिरा हुआ था, उसको अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे लाया जा सके, देश की जनता को शिक्षित किया जा सके। क्योंकि अशिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावी थी उस समय, तो सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था। और ख़ासकर वे बच्चे जो गर्ल्स चाइल्ड थे, वो नहीं पढ़ पा रहे थे, है ना? तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, सार्वभौमिकरण के लिए एसएसए लाया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीटली फ्री कर दिया गया। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी सफलता प्रैक्टिस सीरीज़ की, जिसमें हम प्रोफेशनल एबिलिटी का 20 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा रही है। 20 लिखे हैं, पर इससे ज़्यादा ही आपको मिलने वाले हैं और जिन लोगों ने इसको जॉइन किया है, उसको बेनिफिट उनको हो रहा है। तो अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन विद्याधन क्लासेस को आप जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा कोर्स हमारे पास अभी अवेलेबल है, वो आपका संकल्प बैच के नाम से रेलवे टीजीटी पीजीटी 2025 प्रोफेशनल एबिलिटी का। यहाँ पर हम आपको कवर कराएंगे पूरा 50 नंबर का जो सिलेबस है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का,
उसमें हम वीडियोज़ आपको देंगे, आपको पीडीएफ्स उपलब्ध कराएँगे, साथ ही साथ आपको जो प्रैक्टिस सेट हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो सारे मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएँगे इस टेस्ट में। अगर इसको जॉइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, विद्याधन क्लासेस ऐप को, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1, पेपर 2 का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते हैं, पीडीएफ्स देते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन समय-समय पे चलाए जाते हैं आवश्यकता अनुसार, और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी भी कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू। दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7905411550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक असमानता की अवधारणा अक्सर किससे संबंधित होती है? एजुकेशनल इनइक्वालिटी, छात्रों के बीच एकेडमिक प्रदर्शन में अंतर, या सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच, या शिक्षण विधियों में भिन्नता, या स्कूल के बुनियादी ढांचे में असमानता। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक असमानता की अवधारणा किससे संबंधित है? जिसमें हम बात करते हैं एजुकेशनल इनइक्वालिटी की। क्वेश्चन को समझ के आंसर करेंगे तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच। क्योंकि हम भले ही एसएससी की थ्रू हम जो शिक्षा प्राप्त करा रहे हों, एसएससी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बच्चे सामाजिक आर्थिक कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास धन का अभाव था, समाज उनको शिक्षित शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था, तो एसएससी ने क्या किया? फ्री एजुकेशन हम देंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन हमारी फ्री होगी और निःशुल्क होगी। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? उनको भोजन की व्यवस्था कर देंगे, मिड डे मील की व्यवस्था कर देंगे। बीच में आएगा बच्चा, भोजन भी करेगा। अच्छे से अच्छा भोजन देंगे हम। उसका एक बढ़िया-सा एक चार्ट बनाया गया है, मेन्यू बनाया गया कि किस दिन क्या देना है उस भोजन में। तो ये सारी बात की गई थी। इसीलिए शैक्षिक असमानता को ख़त्म करने के लिए वो सारी योजनाएँ चलाई गईं। तो यहाँ पर यही बात आती है कि सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से अगर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वो शैक्षिक असमानता कहलाएगी। अब जैसे कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, तो ये शैक्षिक असमानता का को ख़त्म कर रहा है। क्यों? अगर आपके पास लैपटॉप है, तब भी आप देख रहे हो। अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड है, तब भी आप देख रहे हो। आपके पास आईफ़ोन है, तब भी आप देख रहे हो। तो हमने क्या किया? तकनीक का यूज़ करके इस देश के कोने-कोने में शिक्षा की पहुँच को बढ़ा दिया। हमने या हम जैसे अनेक शिक्षकों ने। तो ये भी शैक्षिक असमानता को कम करने का प्रयास है। बहुत से बच्चे मेरे ऐसे हैं, जो ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर लाइट पता चलता है कि घंटों तक चली जाती है। इंटरनेट की पहुँच बहुत ऊँचाई पर पहुँचने पर मिल पाती है। तो ऐसे भी बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। तो उनके तक ये हमारी बात पहुँच रही है, वो हमें सुन पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका सॉल्यूशन करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एज़ अ टीचर। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में समावेशी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी चुनौती है? समावेशी शिक्षा मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अगर हमें सार्वभौमिकरण करना है एक तरीके से, तो भारत में क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, माता-पिता के बीच जागरूकता की कमी, या विकलांग बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और कलंक, या सीमित सरकारी धन। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा की सार्वभौमिकरण या उसका हम प्रयोग करना चाहते हैं, समावेशी शिक्षा लाना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है विकलांग बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। समाज का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। सोशल एटीट्यूड्स जो है समाज का, वो ठीक नहीं है। वो समाज में जो अगर कोई विकलांग बच्चा है, विकलांगता के कई प्रकार हैं। आगे चल के जब हम समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कई वीडियोज़ बनाएँगे, और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर समावेशी शिक्षा का देखोगे, कंप्लीट 1 से डेढ़ घंटे का एक वीडियो है। तो आप उसको देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपकी।
तो अब देखेंगे कि विकलांगता के कई प्रकार हैं, उन विकलांगताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें उसको समाज से निष्कासित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समाज का ही एक अंग है। समाज में रहकर भी वो अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और अपना विकास कर सकता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा के संप्रदाय को लाया गया, जिससे कि एक ही छत के नीचे, एक ही शिक्षक के द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर पाए वो। यही एक तरीके से समावेशी शिक्षा का प्रत्यय है, संप्रत्यय है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति अंतराल, ये जिसे हम कल्चरल लैग कहते हैं। इसके पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया या किसके द्वारा लाया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा, एमिल दुर्खीम के द्वारा, विलियम ऑकबर्न के द्वारा, या आपके पास एक ऑप्शन है मैक्स वेबर के द्वारा। ये जो है संप्रत्यय कौन लेकर आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। कल्चरल लैग की बात किसने की, ये आपसे पूछा जा रहा है। कल्चरल कल्चरल लैग की बात किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आंख बंद करके आप लगा देना ऑकबर्न, विलियम एफ ऑकबर्न। ऑकबर्न भी आ सकता है सिर्फ, यह याद रखिएगा। ऑकबर्न भी सिर्फ आ सकता है, सिर्फ ऑकबर्न आ सकता है, याद रखना। जरूरी नहीं कि पूरा नाम ही लिख कर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका शामिल है। विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाना, साझा पहचान, मूल्यों की भावना को बढ़ावा देना, धार्मिक मतभेदों पर जोर देना, या राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछी जा रही है कि नेशनल इंटीग्रेशन को अगर हमें प्रमोट करना है भारत में, तो हम क्या कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से? 4 ऑप्शन हैं, समझ कर आप आंसर करिए, क्योंकि अगर सीधा मैं आंसर कर दूँगा तब तो फिर मतलब ही नहीं बनता है कि ये सारे क्वेश्चंस को लगाने का। ऐसा तो मैं सीधे आपको पीडीएफ ही दे दूँ। आप उसको समझेंगे, आंसर करेंगे, फिर मैं उसको, अगर गलत हो रहा है तो मैं आपको सही आंसर बता दूँगा, सही हो रहा है तो आप उसको और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। है ना? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साझा पहचान और मूल्यों की भावना को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन-सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को प्रसारित करने के साधन के रूप में देखता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, संघर्ष सिद्धांत जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रकारवाद, या नारीवाद, फेमिनिज्म। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर करना है जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद। प्रकारवाद से ये जो है एक तरीके से संबंधित है, प्रकारवाद के अंतर्गत ही ये आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जिसे आरटीई कहते हैं, अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? राइट टू एजुकेशन, जो कि बच्चों के लिए था। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मैंने यहाँ पर आपको बात करी थी फ्री और कंपल्सरी। ये 2 वर्ड याद रखना है, फ्री एंड कंपल्सरी। फ्री मीन्स उसको किसी शिक्षा के बदले किसी प्रकार का मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है, फीस देने की आवश्यकता नहीं। अनिवार्य मीन्स उसके जो अभिभावक हैं, उसके जो माता-पिता हैं, उनको कानूनन तौर पर एक तरीके से स्कूल तक ले जाना होगा, उसे पढ़ाना होगा, क्योंकि ये एक उसका अनिवार्य रूप से अधिकार है। ये उसका राइट है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। उसने ऐसे देश में जन्म लिया है कि जहाँ पर उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। ये अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया आपसे पूछा जा रहा है? 2005, 2009, 2010, 2012। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2009। 2009 में इसको लाया गया, आगे चल के फिर उसको कंटिन्यू किया गया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हर प्रश्न में, हर सेट में मैं ये बात कहता हूँ, अगर आपको किसी भी सेट में आपको लगता है कि किसी प्रश्न के उत्तर में आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका मैं रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण अक्सर किसे संदर्भित करता है?
केंद्र से राज्य सरकार को शक्ति का हस्तांतरण, राज्य से स्थानीय निकायों को शक्ति का हस्तांतरण, निजी स्कूलों का नियंत्रण बढ़ाना या शैक्षिक संस्थानों की संख्या कम करना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि भारत में शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन अक्सर किससे संदर्भित है? डिसेंट्रलाइजेशन क्यों आवश्यक है या क्या इससे अ, लाभ होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका राज्य से स्थानीय निकायों, जिसमें पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति का हस्तांतरण करना। ये इसमें इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल की बात यहाँ पर हो रही है कि अवधारणा किससे संदर्भित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा में निवेश किए गए वित्तीय संसाधन, किसी विशेष समाज में रहने और काम करने वाले लोगों के बीच संबंधों का नेटवर्क या छात्रों की बौद्धिक क्षमताएं या स्कूलों का भौतिक बुनियादी ढांचा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका 19। आपको इसका आंसर करना है कि सोशल कैपिटल की बात कौन करता है? सोशल कैपिटल की जो बात करता है वो करता है आपका किसी विशेष समाज में रहने और उसमें काम करने के लिए करने वाले लोगों के बीच संबंधों का नेटवर्क बनाना एक सोशल सोशल कैपिटल कहलाता है, क्योंकि सामाजिक संबंध भी एक तरीके से हमारी कैपिटल होते हैं, मीन्स हमारी पूंजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके सामने है, भारत में व्यावसायिक शिक्षा भारत में व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वोकेशनल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? क्या पर्पस है इसका? क्यों ये लाया गया? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? सब आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को उच्च एकेडमिक डिग्री के लिए तैयार करना, विशिष्ट व्यवसायों और रोजगार के लिए कौशल प्रदान करना, या ललित कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, या अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। व्यावसायिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम क्या करेंगे कि विशिष्ट व्यवसायों और रोजगार के लिए हम कौशल प्रदान करेंगे। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो भारत सरकार है, विभिन्न प्रकार के कौशल कार्यक्रम, स्किल्ड कोर्स चला रही है। वो क्या सिखा रही है कि ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी मिल जाए या प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सरकारी नौकरी में, लेकिन हम उसको रोजगार परक बन ऐसी शिक्षा देंगे जो रोजगार परक हो, स्किल्डफुल हो। वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकता है, वो ब्यूटी पार्लर का काम सीख सकता है, वो बुटीक का काम सीख सकता है, मीन्स सिलाई का काम सीख सकता है। वो एक सेफ बन सकता है अच्छा। ऐसे हज़ारों कोर्सेज़ हैं, जिनके माध्यम से जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अपने यहाँ के लोगों को स्किलफुल बनाती है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को एक विशिष्ट व्यवसाय में और रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने में एक सहयोग प्रदान करती है। वो आईटीआई डिप्लोमा कर सकता है, वो पॉलिटेक्निक कर सकता है। उसके आधार पे क्या होगा, एक जिसमें तकनीक का उसमें तकनीकी के रूप से वो एक समृद्ध हो जाएगा और एक अच्छा एक मैकेनिक बन सकता है, एक अच्छा स्किलफुल पर्सन बन सकता है। वो किसी अच्छी कंपनी में या खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सोचना छात्र के लिए थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पे जब एक उम्र निकलती है, तब वो चीज़ समझ आती है कि सिर्फ़ नौकरी में हम क्या करते हैं कि एक अच्छा-सा मकान बना लेते हैं, एक अच्छी से थोड़ा-सा जीवन शैली सुधर जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो निम्न स्तरीय जो बच्चा है, निम्न घर से जो बिलॉन्ग कर रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए सरकारी नौकरी इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कम से कम 2 वक़्त की रोटी उसको अच्छे तरीके से मिलने लग जाती है। उसके परिवार के जो लोग हैं, जो उसके ऊपर कह सकते हो कि एक तरीके से डिपेंडेंट हैं, उनका थोड़ा-सा सहारा बन जाता है। लेकिन अगर बहुत आगे बढ़ना है, तो व्यवसाय बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद का व्यवसाय अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के संदर्भ में मेरिटोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या है? एक नया वर्ड है, याद रखिएगा। ये एक नया वर्ड है, हो सकता है आप अभी तक आपने नहीं सुना हो। मेरिटोक्रेसी इसका क्या मीनिंग है? सामाजिक स्थिति पर आधारित शिक्षा या व्यक्तिगत क्षमता और प्रयास पर आधारित शिक्षा, एक एक चुनिंदा अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित शिक्षा, या एक ऐसी शिक्षा जो सभी के लिए समान परिणाम निश्चित करती है। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं।
मेरिटोक्रेसी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे मेरिटोक्रेसी की, तो मेरिटोक्रेसी का मतलब हो जाता है कि व्यक्तिगत क्षमता का उसके अंदर विकास करना और इंडिविजुअली उसे इतना एबल्ड बना देना कि वो जो है अपने आप में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। वो अपना खुद का कुछ तैयार कर सके, मेरिटोक्रेसी, उसकी खुद की अपनी मेरिट हो। ये मेरिटोक्रेसी का मीनिंग होता है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नई शिक्षा नीति 2020 किस पर अधिक जोर देती है? रोट लर्निंग पर जोर देती है, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन पर जोर देती है, या सिंगल स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन की बात करती है, या एग्जाम सेंट्रिक लर्निंग पर बात करती है? जो एनईपी 2020 है वो बेसिकली रूट लर्निंग पर तो बात बिल्कुल भी नहीं करती है, सिंगल स्ट्रीम की बात नहीं करती है, एग्जाम सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। रूट लर्निंग मीन्स रटना, रटंत स्मृति। जैसे कि 2 का पहाड़ा आपने रटा होगा शुरुआत में, और आपको रटवाया गया होगा, पर बाद में धीरे-धीरे उसका प्रयोग करवाया, क्योंकि रूट मेमोरी इम्पोर्टेंट है, पर बचपन के लिए म इम्पोर्टेंट है वो। जब आपको जो है शब्दों नंबर सिखाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, तो रटवाए जाते हैं बेसिकली वो। आपको नहीं पता होता कि आ का मीनिंग, या जो आ का आकार है, वो ये ऐसा क्यों है? या ए का शेप ऐसा ही क्यों है? बी का शेप ऐसा ही क्यों है? बी ऐसा भी तो हो सकता था, या ए ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन आपको ऐसा ही सिखाया जाता है। लेकिन आगे चल के जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको समझते हैं, तो समझ में आता है कि ये जो है एक भाषा को समझने के लिए दिए गए एक निश्चित आकार हैं, शब्दों का आकार है ये। तो आप बाद में उसको भी समझ जाते हैं। फिर धीरे-धीरे आप उसको बड़े-बड़े शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को कहने लग जाते हैं। खुद के अपने लेख लिखने लग जाते हैं एक समय के बाद। तो ये बात आती है, रोट लर्निंग इम्पोर्टेंट है, पर पूरी तरीके से बड़े स्तर पर बिल्कुल भी यहाँ पर ये प्रमोट नहीं करती नई शिक्षा नीति। वो प्रमोट करती है मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है, और वो कहती है कि हमें क्या करना होगा, एक बहुविषयक शिक्षा की बात करती है। वो ये नहीं कहती कि आप जो अगर साइंस स्ट्रीम से हो, आपके पास केमिस्ट्री है या पीसीएम के सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो आप जो है हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, आप जो है साहित्य की कोई किताब नहीं पढ़ सकते या सब्जेक्ट नहीं ले सकते। आप ले सकते हो। वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति में क्या कर दिया गया, जो बीए करेगा वो बीएससी के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो कॉमर्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जो कॉमर्स कर रहा है वो बीए के सब्जेक्ट ले सकता है, वो जो है साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है। ये बात यहाँ पर इसमें इंक्लूड की गई है। और एग्ज़ाम सेंट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया गया, अब थोड़ा-सा फ़ील्ड वर्क भी ऐड कर दिया गया, प्रोजेक्ट वर्क भी ऐड कर दिए गए। आप ह हर स्तर से सीखो, सिर्फ़ एग्ज़ाम सेंट्रिक होके नहीं सीखो कि हमें परीक्षा में पास होना है इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। सिंगल स्ट्रीम की बात नहीं करता, वो क्या करता है कि एक साथ अनेक कोर्स भी आप कर सकते हो, अनेक डिप्लोमा भी कर सकते हो। अगर आप बीच में किसी कोर्स को छोड़ भी रहे हो तो कोई बात नहीं, डिग्री कर रहे थे, हम आपको सर्टिफ़िकेट भी देंगे, डिप्लोमा भी देंगे। 3 वर्षीय कोई पाठ्यक्रम है, आपने 1 वर्ष का किया तो हम आपको सर्टिफ़िकेट दे देंगे। आपने 2 वर्ष का किया तो हम वहाँ पर आपको डिप्लोमा दे देंगे। 3 वर्ष का किया तो डिग्री तो मिलने वाली है पक्की। ठीक है ना? यहाँ पर ये बातें क्लियर हो जाती हैं। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो मैंने डिस्कस किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? सामाजिक परिवर्तन मीन्स सोशल चेंज की यहाँ पर किसने बात की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोशल चेंज का मतलब हो जाता है समाज में कुछ जो भी परिवर्तन आते हैं, चाहे वो खान-पान में हो, रंग रूप में हो, मीन्स हमारे पहनावे में भी हो, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो कौन समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्थिर सामाजिक संरचनाएँ, समाज में के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, संस्थाओं और सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन, पारंपरिक मानदंडों का रख-रखाव, या नवाचार की कमी। इसका आप राइट आंसर जो है, वो है आपका समय के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं, संस्थाओं और सामाजिक प्रतिमानों में जो परिवर्तन आते हैं समय के साथ, वो क्या कहलाते हैं? आपके सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक समय था जब शिक्षा ब्लैक बोर्ड पर दी जाती थी। गुरुजी आते थे कक्षा में, ब्लैक बोर्ड पर चॉक से, या जो मार्केट में एक बड़ा-सा खड़िया टाइप मिलती थी, उससे लिखते थे। समय परिवर्तन हुआ थोड़ा-सा, व्हाइट बोर्ड आ गया, ग्रीन बोर्ड आ गया।
उस पे भी चॉक से ही लिखते थे। फिर क्या हुआ? उससे नुकसान होने लगा कि भई गुरुजी गंदे हो जाते हैं चॉक से लिखते-लिखते, बच्चों के ऊपर डस्ट चली जाती है। फिर डस्ट फ्री चॉक आ गया। भई सिर्फ़ उसी पे लिखेगा, झड़ेगा नहीं चॉक। फिर क्या हुआ? आपके पास डिजिटल बोर्ड आ गया। डिजिटल बोर्ड से पहले हमारे पास क्या था? हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते थे। स्लाइड बनाई और एक प्रोजेक्टर के माध्यम से हम स्लाइड रखते थे और उसको फ्लैश कर देते थे। पूरी क्लास में वो जो है बड़ी स्क्रीन पर आ जाता था। फिर हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ गया। ये पैटर्न भी जो हम आपको आपके लिए लेकर आए, ये भी आ गया। तो क्या है कि समय-समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन के ही रूप हैं। पहले हमारे पास जो फ़ोन हुआ करता था, आपने देखा कि जो मेमोरी कार्ड हम अपने मोबाइल में डाल लेते हैं छोटा-सा, उसको जब पहली बार बना, तो उसका वज़न बल्कि 2 से 3 जीबी का ही वज़न टनों में था। आज वही जो है कुछ ग्राम का ही होता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जो समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में डिजिटल डिवाइड की अवधारणा किससे संदर्भित करती है? शहर और ग्रामीण स्कूलों के बीच अंतर को, या सूचना संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच और उपयोग को में असमानता, या शिक्षण पद्धतियों में अंतर, और आपके पास चौथा ऑप्शन है एकेडमिक प्रदर्शन के आधार पर छात्रों में अलगाव। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो डिजिटल डिवाइड है, उसका कांसेप्ट क्या है? उसका मीनिंग क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आईसीटी तक पहुँच और उपयोगिता में असमानता। एक ऐसा वर्ग है, जिसके पास तकनीकी जो है, भर-भर के है। एक ऐसा वर्ग है, जिसके पास तकनीकी की पहुँच हो ही नहीं पा रही है। ये क्या हो रहा है? ये डिजिटल डिवाइड का उदाहरण हो गया एक तरीके से। एक जैसे कि मान के चलिए अमेरिका की तुलना हम जो है किसी ऐसे देश से करें जो अविकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो अमेरिका तो उससे जो है एक तरीके से पचासों साठों वर्ष जो है आगे हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो तकनीक है, या मान के चलिए रूस हो गया, जो विकसित देशों की श्रेणी में डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, उसकी तुलना एक अविकसित देश से हम करें, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो। तो यही डिजिटल डिवाइड है। एक व्यक्ति को तकनीक इतनी ज़्यादा मिल गई है कि वो हर चीज़ में तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। वो खाना परोसने के लिए एक अलग से रोबोट आ रहा है। उसको सुलाने के लिए बता रहा है, भई आपका सोने का टाइम हो गया, सो जाइए। आपको जगाने के लिए बता रहे हैं, भई आप जाग जाइए। है ना? खाना बनाने के लिए अलग से जो ये रोबोट तैयार कर रहा है खाना। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास फ़ोन करने के लिए भी नेटवर्क नहीं है। उसे पता ही नहीं कि फ़ोन होता क्या है? या जो जंगलों में जनजातियाँ रहती हैं, उनको क्या पता? उनको इन सब चीज़ों से क्या मतलब? तो ये डिजिटल डिवाइड का एक उदाहरण हो गया। मान के चलिए हम लोग हैं, हमारे पास सारी तकनीक अवेलेबल है, और जो जंगलों में जो जनजातियाँ रहती हैं, उनको मोबाइल आप दिखाओगे तो वो समझेंगे नहीं, भई ये है क्या? ये डिवाइस है क्या? तो ये है डिजिटल डिवाइड। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट एंड लास्ट आज के इस टेस्ट का। भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत करना, रूढ़िवादिता को चुनौती देना, लड़कियों और लड़कों के लिए समान अवसर प्रदान करना, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, और स्कूल में लैंगिक अलगाव को बढ़ावा देना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका रूढ़िवादी जो चुनौतियाँ हैं, उनको देना चाहिए, और साथ ही साथ जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। रूढ़िवादिता क्या है? ऐसे चैलेंजेज़ जो समाज में नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं, नहीं हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएँगे। आपने वर्तमान में देखा होगा, एक फुले मूवी आई है। उसको आप देखोगे तो क्या था कि हमारी लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? एक मेल टीचर पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा और क्यों पढ़ाएगा? वो आगे चल के जो है गलत मार्ग पर जा सकते हैं। उनके कई उदाहरण उसमें दिए गए हैं, आप देखोगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया, जो फुले थीं, ज्योतिबा फुले थीं, और उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा कि भई हमारी समाज में महिलाओं की शिक्षा पुरुषों के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसी बात निकल के आ रही है। तो ज्योतिबा फुले और उनकी एक साथी,
जो मुस्लिम बहन थी, उन्होंने मिलके एक जो मिशनरी स्कूल था, एक कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने टीचिंग की डिग्री ली। तो पहली महिला शिक्षिका वो बन के निकल के आईं, वो दोनों। तो इस आधार पे वो फिर महिलाओं को शिक्षा देना शुरू उन्होंने कर दिया। आगे चल के क्या हुआ, फिर वो जो है बढ़ते चले गए, आगे कंटिन्यू उनको करते चले गए। तो ये सारी बातें समझना बेहद ज़रूरी है कि हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उसका हमें क्या-क्या लाभ होता है। तो वर्तमान समय में लैंगिक समानता का मीनिंग ही यही है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को समान रूप से अवसर प्रदान करना और जो रूढ़िवादी सोच है, रूढ़िवादी विचार हैं, उनको ख़त्म करना, उनको चुनौती देना। ठीक है ना? अगर ये चुनौती नहीं दिए होते, तो वर्तमान समय में जितने भी मेडल्स लड़कियाँ लेकर आ रही हैं हमारे देश के लिए, वो नहीं आ रहे होते। ठीक है ना? चलिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने हमारा अभी तक विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चैनल है, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है टीचिंग जो प्रोफ़ेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एजुकेशन या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी, पीजीटी में जो भी आने वाले समय में प्रोफ़ेशनल एबिलिटी के कोर्स हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स आपको देखना है, आप जो केवीएस, एनवीएस या ऐसे ही और भी जो कोर्सेज़ हैं, उसके लिए आप जो है अगर सीडीपी को जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, वो बहुत ही उपयोगी हैं। ये जो सीड्स बनाई जाती हैं, कंटेंट तैयार किया जाता है, बड़ी ही मेहनत से तैयार किया जाता है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।